हेलो 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 हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमाइल ऑनलाइन। और मैं राज आपका स्वागत करता हूं एकेडमाइल ऑनलाइन में। और आज कुछ एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम 12th साइंस के मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड वी एश्योर यू कि सारा का सारा मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो हम कवर करने वाले हैं। मेरा कंसर्न मैथमेटिक्स है तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करता हूँ। मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 दोनों का हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँ। जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ वही मैं वहाँ पर छोड़ने वाला हूँ। अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स 1 एंड 2। उसके बाद सीटी का भी सारा मैथमेटिक्स में आपको सिखाने वाला हूँ। जेई के भी मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। बट बेसिकली हमारा फोकस होगा, क्योंकि हम स्टेट बोर्ड पढ़ा रहे हैं इस वक्त, तो हम लोग मैथमेटिक्स स्टेट बोर्ड और सीटी पे हमारा फोकस रहेगा। एंड विल ट्राई टू कवर जेई पोर्शन ऑल्सो, जेई मेंस का भी पोर्शन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, इस ऑनलाइन बैच का हमने नाम दिया हुआ है एस बैच, ACE एस बैच, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एस बैच की शुरुआत आज हम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स 1 और 2 में कौन कौन से चैप्टर है। फिलहाल आज बात करेंगे मैथमेटिक्स 1 में कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या आपने पहले 11th में पढ़ा हुआ है। सो वी आर स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1। ये आर्ट और साइंस दोनों स्ट्रीम के बच्चे इसको देख सकते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन से चैप्टर आपको हैं 12th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला चैप्टर है जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथमेटिकल लॉजिक। ये आपने पहले इसके बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। और जब मैं इसकी शुरुआत करूँगा तो आप बोलोगे कि सर आप ये ग्रामर पढ़ा रहे हो क्या? बट आई एम नॉट टीचिंग ग्रामर, एक्चुअली ये मैथमेटिक्स है। जैसे कि इसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथ्स टोटली डिपेंड होता है लॉजिक पे, और जब आप लॉजिक की बात करते हैं तो प्रूफ की बात आती है। तो यहाँ पर वही सब हम करने वाले हैं, बट शुरुआत इसकी ग्रामर जैसे ही चीज़ों से होगी। तो मैथमेटिकल लॉजिक जो है, इसका स्ट्रेंथ करीब 8 मार्क्स का होता है। और ये ऐसा एक चैप्टर है जिसमें आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिकल लॉजिक में, मतलब 8 में से 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मैट्राइसिस, जिसको आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैं आपको ये बता दूं कि 11th में थोड़ा डिफिकल्ट था, बट 12th में उससे भी ज़्यादा बहुत इजी है मैट्राइसिस। तो ये भी स्कोरिंग है, इससे भी आप आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हैं मैट्राइसिस में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, उसका ही एक्सटेंशन यहाँ पर है। पार्ट 1 में एक ही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड, बट पूरा पार्ट 2 जो है अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा आपका जो कनेक्शन रहेगा वो चलता ही रहेगा। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी बड़े इसका भी वेटेज वाला चैप्टर है, और इसमें भी मैं कह सकता हूँ कि आप आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो। देन वी हैव स्ट्रेट लाइन, ये भी आउट ऑफ मार्क्स निकालने वाला चैप्टर है। आपने स्ट्रेट लाइन तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट 12th में आप पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 लाइन्स के पेयर के बारे में बात करेंगे, 2 लाइन्स का कंबाइंड इक्वेशन, 2 लाइन्स का सेपरेट इक्वेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। उसके बाद वेक्टर्स है। वेक्टर्स आपने फिजिक्स और मैथ में दोनों में पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। लाइन एंड प्लेन है, जिसको आपने नहीं पढ़ा हुआ है, बट ये टोटली इसके ऊपर ही डिपेंड है। मतलब वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, पहले वाला जो सिलेबस था कोविड के पहले वाला, उसमें लाइन और प्लेन 2 सेपरेट चैप्टर्स थे। यहाँ पर इसको कंबाइन कर दिया गया, एंड वी आर गोइंग टू लर्न लाइन एंड प्लेन ऑल्सो। देन लिनियर प्रोग्रामिंग, इसके बारे में भी आपने नहीं पढ़ा है कुछ, ये भी एक नया चैप्टर है आपके लिए जो कि आपने 11th में नहीं टच किया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे आपने 2 चैप्टर देखे जिसको आपने नहीं पढ़ा, एक LPP और एक फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथमेटिकल लॉजिक। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक से। देखिए यहाँ पर इंडेक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। मैथमेटिकल लॉजिक आपने नहीं पढ़ा है, और आपने LPP नहीं पढ़ा है, आपने लाइन और प्लेन भी नहीं पढ़ा है। बाकी ये सारे चैप्टर्स को आपने टच किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड अच्छे से किया हुआ है ना, तो ये 12th के चैप्टर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाले हैं। चाहे वो मैथमेटिकल लॉजिक हो, चाहे वो मैट्राइसिस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, लाइन, प्लेन, लिनियर प्रोग्रामिंग, ऑल आर वेरी इजी चैप्टर। अगर इजी नहीं तो मैं उसको इजी बना के देना मेरा काम है। आई डेफिनेटली ट्राई टू टीच यू, ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जहां पर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, इजी एग्जांपल्स लेके। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई ट्राई टू मेक दिस कॉन्सेप्ट ईजियर, एज इजी एज पॉसिबल। तो स्टार्टिंग विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर कॉल्ड एज मैथमेटिकल लॉजिक।
मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आ क्या गया, यहाँ पर आ गया स्टेटमेंट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम ले लेते हैं हमारे बोर्ड पर, ले लेते हैं हम इसको हमारे बोर्ड पर ले लेते हैं। एक सेकेंड, बोर्ड पर ले लेते हैं ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हम बोर्ड पे ले लेते हैं। ये देखो हमारे बोर्ड पर आ गया। और यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज़ आ गई, स्टेटमेंट कहाँ से आ गया। वाई स्टेटमेंट, वाई वी आर स्टडिंग स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हम मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मेरा बेटा बताया कि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, तो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लॉजिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, ये स्टेटमेंट होता क्या है। तो स्टेटमेंट एक सेंटेंस ही होता है एक्चुअली, बट ये जो होता है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव, देखो आपको पता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको पता होंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, एक होता है असर्टिव। असर्टिव जहाँ पर हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट कर देते हैं कि जैसे कि आई एम ए बॉय, माई फादर वर्क्स इन ए फैक्ट्री, माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ, आई गो टू सो एंड सो स्कूल। मतलब जहाँ पे आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहे हो किसी को कि मैं ये हूँ, मेरे पिताजी वो हैं, मैं ये खेलता हूँ, मैं ऐसे पढ़ाई करता हूँ, इनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव भी कहते हैं। असर्टिव हो गया। देन यू माइट हैव बीन कम अक्रॉस विथ इम्परेटिव सेंटेंस ऑल्सो। आपको पता होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम कमांड और रिक्वेस्ट की बात करते हैं। लाइक हम लोगों को कमांड देते हैं, गेट आउट, close the windows, shut down the I may say the box, ठीक है, open your book, do your homework। जब हम कमांड और रिक्वेस्ट देते हैं तो हम उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस। असर्टिव तो डिक्लेरेटिव हो गया। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस नाउ। आप आसानी से बता दोगे, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन होता है। यस, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन सुनाई देंगे, दिखाई देंगे या आप लिख रहे हो तो हम उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट आर इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू स्टे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, इज़ दिस बस गोइंग टू पुणे, कैन आई कैच द ट्रेन बाई 9:45 PM, कैन आई नो योर नेम, विल यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, What is the distance from मुंबई टू पुणे। ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले जहाँ पे आपको प्रश्न वाली चीज़ें लग रही हैं, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं या क्वेश्चन मार्क जिस सेंटेंस के साथ आ रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन एक चौथे टाइप का सेंटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी भी सेंटेंस होता है जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। What a beautiful scene it is, how beautifully it has been carved, what a marvel it is। ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे हम एक्सक्लेम करते हैं, हम अपनी खुशी या दुख को जाहिर करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये चार टाइप के सेंटेंसेस हो गए, बट बेसिकली जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम असर्टिव सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। असर्टिव सेंटेंस ही बेसिकली जाकर स्टेटमेंट बनता है, और स्टेटमेंट वो सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो आप कहोगे सर ये तो रॉन्ग बोल रहे हो, फॉल्स है ये। तो ठीक है, फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट है। तो जिस सेंटेंस को आप डिसाइड कर सकते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। एनी असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, इट इज नोन एज स्टेटमेंट। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा एक दोस्त है विकास जो अच्छा लड़का है, ठीक है, तो दूसरा एक आदमी रहेगा, वो बोलेगा यार तुम्हारे लिए अच्छा होगा पर मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इफ आई से विकास इज ए गुड बॉय, then it might be true for someone and it might be false for the other। मतलब जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ये सच है या झूठ है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते। और जहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट।
तो बेसिक का आइडिया जो है, जिस सेंटेंस में आप डिसाइड कर पा रहे हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट कहते हैं। अदरवाइज वी कॉल इट ए सेंटेंस, और सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट नहीं होता। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि विकास एक अच्छा लड़का है, विकास इज ए गुड बॉय, ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको हम? ओपन सेंटेंस कहते हैं। याद रख लो, इसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। तो हर एक स्टेटमेंट का, जैसे मैंने बताया कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर हमने डिसाइड कर लिया ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो उसके हिसाब से हम देते हैं ट्रूथ वैल्यू। मतलब एक स्टेटमेंट का एक ट्रूथ वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट अ वीक हैज 8 days, अगर मैं कह रहा हूं कि एक हफ्ते में 8 दिन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो है, पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स है। तो उसका ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट का क्या आएगा? फॉल्स। इसको हम कहते हैं ट्रूथ वैल्यू। अगर मैं कहूं एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है, तो दिस माइट बी ट्रू एंड दिस माइट बी फॉल्स ऑल्सो, बिकॉज समटाइम 366 डेज भी होते थे। इसको हम ओपन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इफ आई से सैटरडे एंड संडे आर वीकेंड्स, ठीक है, वीकेंड होता है ये, तो आप बोलोगे सर इट इज ट्रू स्टेटमेंट, और इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है, टी है। तो ट्रूथ वैल्यू कभी भी या तो हम टी लिखते हैं या फिर फॉल्स लिखते हैं। अगर वो ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा, और अगर वो फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि स्टेटमेंट क्या है और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। समझ में आया आपको? आगे चलते एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे लिखा गया है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपको ये पता है कि हाँ सच है ये, कि सन जो है वो ईस्ट से मतलब वो राइज करता है ईस्ट में। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमको ये पता चल गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 11। ये पार्ट दिखाई दे रहा है, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 11। यस, इट इज विजिबल। तो आप बोलोगे सर ये तो रॉन्ग है, 5 2 10 होता है, 11 कहाँ से आ गया? तो मैं कहूँगा हाँ सच है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बट ये स्टेटमेंट है, क्योंकि वी आर एबल टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। हम यहाँ पर डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 5 2 क्या होता है? 10 होता है, बट यहाँ पे 11 दिया गया, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो फॉल्स आएगा। तो ऐसे और भी सेंटेंस है जहाँ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, इसको भी हम बोर्ड पे लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं हम। आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी उसने बोला है कि चेक करो, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई, यस इट इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज ए ट्रू स्टेटमेंट, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। मतलब अगर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल ले रहे हैं जिसके तीनों साइड इक्वल है, तो आपको पता है तीनों एंगल 60 60 60 आते हैं, इसलिए वो इक्विएंगुलर भी हो गए, इक्विएंगुलर भी हो गए। तो आपको ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ए नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। यस, इंटीजर नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, सर रियल नंबर आते हैं यहाँ पर, सॉरी रियल नंबर नहीं आते, तो इंटीजर है। हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है, इसलिए इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट स्टेटमेंट। अब ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखा गया है, सेंटेंसेज लिखे गए हैं, ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पे दिया गया है प्लीज गिव मी योर पेन। अब यहाँ पर जो है आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब ये सेंटेंस ही उस तरह का नहीं है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में डिसाइड करना मुश्किल होता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ट्रू है या फॉल्स है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है ट्रू और फॉल्स होने का। और ये जो है एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब कोई सेंटेंस इंपेरेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा या एक्सक्लेमेटरी होगा, तो वहां पर क्वेश्चन ही नहीं आता कि वो सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट बनेगा। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है एंड देयर इज नो क्वेश्चन, ये एक इंपेरेटिव क्वेश्चन है एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट इज योर नेम?
मैंने बताया आपको, अगर कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन द विंडो इंपरेटिव है, नॉट अ स्टेटमेंट। लेट अस गो फॉर ए टी, लाइक ये भी इंपरेटिव है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। सिट डाउन भी इंपरेटिव है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये देख के आपको समझ में आ गया कि क्या स्टेटमेंट होता है और क्या स्टेटमेंट नहीं होता है। जब आप इसमें डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। आइए चलते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए इसको हम अपने वाइट बोर्ड पर लेकर जाते हैं। ये आ गया हमारे वाइट बोर्ड पर। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट देख लो इसका, 3x/2 - 9 = 0। तो ये सिर्फ एक ही जगह पे ट्रू होगा, ये सिर्फ एक ही जगह पे ट्रू होगा जब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। आप डालकर देखो 3x/2 - 9, तो ये लिख देंगे हम लोग 3 × 6, x का वैल्यू मैंने 6 ले लिया, /2 - 9, तो 2 3 = 6, 3 3 = 9, -9 = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल कब आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल कब आ रहा है, जब x = 6 है। इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे, इसके अलावा अगर आप कोई भी और वैल्यू लेते हो तो ये उसके लिए ट्रू नहीं आता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर कंफ्यूजन है, x का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ही इज टॉल, अब मैं कहता हूँ वो लंबा है, तो किसी के लिए वो लंबा होगा, किसी के लिए लंबा नहीं होगा। अगर एक 6 फुट के आदमी के सामने अगर आप बोलोगे कि ये 5.5 फुट लंबा आदमी जो है ये लंबा है, तो इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर हिम, बोलते मेरे से तो छोटा ही है। यहाँ पर देखो, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी किसी को लगेगा कि भाई मैथमेटिक्स, मुझे तो लगता है इंटरेस्टिंग है, बट अगर मैं एक सोशल स्टडी के टीचर को बोलूँ कि मैथमेटिक्स अच्छा है, तो शायद वो बोलेगा कि भैया नहीं। या स्टूडेंट में भी इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग जो लोग देख रहे हो, मैथमेटिक्स माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन, ठीक है, किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, और कुछ लोग अपना काम चला रहे हैं, लेक्चर देखकर कैसे समझ के उन्हें मैथमेटिक्स में सिर्फ पास होना है। सो मैथमेटिक्स कैन नॉट बी लाइक, यहाँ पर डाउट है कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, मतलब सब लोग को ये चीज़ सही नहीं लगेगी, इसलिए ये भी एक ओपन स्टेटमेंट है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, अब इट इज़ ब्लैक इन कलर माइट बी थोड़ा सा, अगर वो एग्जैक्टली ब्लैक है तो ठीक है, अदरवाइज ये भी एक ओपन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ओपन स्टेटमेंट क्या होता है। हम पीछे बाहर आते हैं, अभी वापस यहाँ पर बताया मैंने ये सारी चीज़ें, आते हैं। हाँ, अब हम आएंगे लॉजिकल कनेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मैं बोर्ड पे इसको समझाता हूँ आपको। लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज लॉजिकल कनेक्टिव। तो आज हम बात करेंगे अब यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको अपना फोकस, चाहे जहाँ पे भी है, आप जो भी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका फोकस यहाँ पे आ जाना चाहिए। बिकॉज दिस इज हार्ट ऑफ द चैप्टर, ये पूरे चैप्टर का हार्ट है दिल। जैसे आप दिल के बिना नहीं जी सकते हो, वैसे चैप्टर आप लॉजिकल कनेक्टिव्स के बिना नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ना बेसिकली 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले वाले को हम बोलते हैं एंड, दूसरे वाले को हम कहते हैं और, इसको हम कहते हैं इफ देन, और चौथा वाला जो होता है उसको हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। तो एंड एक सिंबल से दिखाया जाता है, जिसको हम उल्टा वी, ऐसे इस तरह से आप ऐसे करते हो ना, ऐसे वाला अगर ऐसे रहेगा तो उसको हम एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड। और का सिंबल होता है ऐसे, वी फॉर विक्ट्री, और इफ देन होता है, इफ देन का जो सिंबल है दिस इज लाइक दिस, मतलब वन साइडेड एरो। और इफ एंड ओनली इफ जो होता है इट इज डबल साइडेड एरो। ये एंड, ये और, ये इफ देन, और ये इफ एंड ओनली इफ। तो ये 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स है। आप बोलेंगे सर क्या चल रहा है, ये क्या है लॉजिकल कनेक्टिव्स? हमने पीछे अभी स्टेटमेंट सेंटेंस के बारे में बात किया।
मैथमेटिक्स तो कहीं आ ही नहीं रहा है। ये कंजक्शन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ, ये तो सारे सेंटेंसेस के पार्ट हैं, इससे सेंटेंसेस बनते हैं। तो यस, किस तरह से हम इन स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे, उसी का नाम है लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। ये चारों को आपको एकदम दिमाग में रख लेना है, मतलब एकदम से दिमाग में बिठा लेना है कि एंड क्या है, और क्या है, इफ क्या है, इफ देन क्या है, इफ एंड ओनली इफ क्या है। अगर ये चार कनेक्टिव्स आपके दिमाग में बैठ गए हैं, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एस दिस टॉपिक। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मेरे बच्चे करते हैं, जो मेरे जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, फोकस कर लेंगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एस दिस चैप्टर। एंड, और, इफ, देन। पहली बात तो आप इस सिंबल्स को ध्यान में रख लो, इन सारे सिंबल्स को आप ध्यान में रख लो। एंड ऐसा होता है, और ऐसे होता है, इफ देन ऐसे होता है, और इफ एंड ओनली इफ ऐसे होता है। अगले पेज पर चलते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको 4 कनेक्टिव्स बताया, और चारों कनेक्टिव्स के अपने अपने टेबल्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले कंजक्शन आ गया। सबसे पहले क्या आ गया, कंजक्शन। कंजक्शन को हम लेते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंजक्शन मतलब एंड, जो मैंने अभी एंड लिखा ना, मैंने आपको 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स बताए, उसमें सबसे पहला जो था वो था एंड, वो था एंड। सबसे पहला ये वाला सिंबल जिसको हम बोलते हैं कंजक्शन, क्या कहते हैं, कंजक्शन, और इसका नाम है एंड भी कहते हैं इसको हम। ये उसका टेबल है, ये उसका टेबल है। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव एंड, यहां पे लिखा हुआ है एंड, देन इट इज कॉल्ड एज ए कंजक्शन। इन अदर वर्ड्स ऑफ P, Q आर टू स्टेटमेंट्स, P and Q is called as conjunction, it is denoted by P and Q। मान लो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट को मैं कह रहा हूँ कि वो P है, और दूसरे स्टेटमेंट का वो जो कॉलम है वो Q है। और अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ, और कनेक्टिव कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड, तो इसको हम लिखेंगे P and Q, और इसका एक पर्टिकुलर टेबल होता है जिसको मैं अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेटमेंट एक्चुअली जो हमारे स्कोप में है वो 3 टाइप का स्टेटमेंट होता है। एक को हम नाम देते हैं P, एक को नाम देते हैं Q, और तीसरा भी एक कनेक्टिव होता है, तीसरा भी एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं R, जिसको हम कहते हैं R। फिलहाल अभी यहाँ पर R नहीं है, जब R का सीन आएगा तो मैं आपसे R के बारे में बात करूँगा। फिलहाल P और Q के बारे में बात करते हैं। चारों मैंने बताया आपको, 4 कनेक्टिव्स बताए, एंड, और, इफ, देन एंड इफ एंड ओनली इफ। ये जो चारों कनेक्टिव है, चारों के अपने अपने टेबल है। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे कंडक्शन लिखा हुआ है, दिस इज कंजक्शन, सॉरी दिस इज कंजक्शन, ठीक है। तो जब मैं कंजंक्शन, यहाँ पे एन भी आएगा, कंजंक्शन, तो कंजक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कंजक्शन का ये टेबल है। मैं आपको सेपरेटली ये टेबल जो है वो बना के दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो हम बात करेंगे कंजक्शन के टेबल की। अब ये देखो, यहाँ पर है कंजंक्शन, कंजक्शन का जो सिंबल होता है वो एंड होता है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 स्टेटमेंट P एंड Q। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा P, यहाँ पर आएगा Q, और यहाँ पर आएगा P एंड Q, ठीक है। ऑल आर इन स्मॉल, P, Q, P एंड Q, सारे जो डिनोशंस हैं वो स्मॉल लेटर्स में हैं। अच्छा, याद रख लो, जब हम सिर्फ P और Q की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर 4 रोज आएंगे। तो 4 रो डिवाइड कैसे होंगे, P इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, मतलब 2 बार ट्रू आता है और 2 बार फॉल्स इसके स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है। ये हमेशा सेम होता है, P का जो कॉलम रहेगा ये हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। कब तक ट्रू ट्रू फॉल्स होगा, जब तक तीसरा स्टेटमेंट R नहीं आता है। R आ जाएगा तो 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स आ जाएगा, और जब तक R नहीं है, सिर्फ P और Q है। देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता रहेगा, मैं अपने आप को आपकी जगह पे रख के देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोलोगे क्या चल रहा है ये, आई कैन अंडरस्टैंड। बट जैसे ही चैप्टर आगे फ्लो में जाएगा ना, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ आपको फोकस रहना है यहाँ पर, प्लीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर ये पहला स्टेटमेंट है P, ये पहला जो स्टेटमेंट P है, अगर वहाँ पर R नहीं आ रहा है, सिर्फ P और Q है, तो 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स आता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट Q, जब मैं Q के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अल्टरनेटिवली ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ऐसे आएगा। ये रूल है, ये फिक्स रूल है, ये बार बार आपको ऐसे ही लिखना है। जब तक R नहीं आता ना,
तब तक हर बार आपको लिखना है P का वैल्यू लिखना है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, Q का वैल्यू आएगा ट्रू फॉल्स, ऑल्टरनेटिवली ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, अब कनेक्टिव आ गया, मतलब अब P और Q के बीच में एंड आ गया। तो एंड आ गया तो क्या होगा, एंड आ गया तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चार कनेक्टिव है, चारों के अपने अपने फॉर्मूलाज हैं। एंड का फॉर्मूला क्या है, जब भी एंड वाला कनेक्टिव लगाएंगे तो आपको P और Q दोनों को देखना होगा। एंड कहता है कि अगर P वाला वैल्यू ट्रू है, अगर P वाला वैल्यू ट्रू है, Q वाला भी वैल्यू ट्रू है और दोनों में एंड लगा दिया तो उसका आंसर ट्रू ही आता है। यानी ट्रू और ट्रू रहेगा P और Q दोनों में, तो उसका कनेक्टिव यानी एंड वाला जो पार्ट है वो ट्रू आने वाला है। और कहीं पे ट्रू ट्रू है, ट्रू 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 नहीं है, कहीं नहीं है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स है, कहीं एक ही जगह पे सिर्फ ट्रू और ट्रू आ रहा है। और एंड का रूल क्या है, एंड का रूल क्या है, अगर दोनों भी ट्रू रहेगा तो वैल्यू जो है उसका एंड वाला वैल्यू जो है वो ट्रू आएगा। अदरवाइज दूसरी चीज क्या बची, ट्रू के अलावा क्या होता है, फॉल्स। तो यानी बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये एंड का टेबल है, इसको आप याद रख लो, ये एंड का टेबल है, एंड का टेबल है ये। एंड क्या बोलता है, अगर P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो उसका कनेक्टिव जो है जो P एंड Q आएगा वो ट्रू आएगा। और अगर दोनों ट्रू नहीं है तो बाकी सारे क्या आएंगे, फॉल्स 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 आएंगे। ये दिमाग में बैठ गया रहेगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ, अभी आपको डिफिकल्ट लगता रहेगा ना, अगले 10-15 मिनट में आप इसमें एक्सपर्ट होने वाले हैं, इसका मैं एश्योरेंस आपको दे रहा हूँ। तो रूल याद रख लो, एंड का रूल क्या है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आते हैं हम दूसरे पेज पर। यहां पर देखो, अब हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट और। अब हम किसकी बात करेंगे, और की, इसको हम कहते हैं और, ठीक है। यहां पर आ जाते, देखो मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं, जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, डिसजंक्शन। और यहाँ पर इसका टेबल बनाया गया है। ये टेबल को पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर मैं बना देता हूँ पहले, फिर उसके बाद ये करते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन, ठीक है, इसको डिसजंक्शन भी कहते हैं हम। अब हम इसका टेबल बनाएंगे, इसका टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा P, यहाँ पर आएगा Q, यहाँ पर आएगा P और Q। देखो यहाँ पर और का सिंबल आ गया, और जब और का सिंबल आ गया तो यहाँ पर अब हम इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे, P और Q, 1 2 3, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें बड़ा करते हैं, और ये 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था, अभी बताया था मैं कि P का वैल्यू हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, Q का वैल्यू ऑल्टरनेटिवली ट्रू फॉल्स होता है। और का रूल क्या है, जैसे एंड का रूल क्या था, ट्रू एंड ट्रू रहेगा तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। वैसे और का रूल क्या आएगा, और का रूल क्या है, और जैसे मैंने बताया कि एंड में होता है कि अगर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो उसका वैल्यू आता है ट्रू। लेकिन जब हम और की बात करते हैं, और का रूल क्या है, पहला फॉल्स, यानी P का वैल्यू फॉल्स और Q का वैल्यू भी फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज सारा ट्रू। मतलब और का रूल क्या है, दोनों फॉल्स रहेंगे तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी सारा ट्रू। तो आपको ढूंढना है कि दोनों फॉल्स कहां पर है, नहीं है नहीं है नहीं है, दोनों भी फॉल्स है ना, तो ये आ जाएगा फॉल्स, बाकी सारे ट्रू ट्रू ट्रू। समझ में आया। तो ये किसका टेबल बन गया, और का टेबल बन गया। फिर एक बार समझाता हूं मैं, आपका P का जो वैल्यू है, P स्टेटमेंट जो है वो 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स होता है। Q का वैल्यू 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। और जब हम और का रूल अप्लाई करेंगे तो और बोलता है कि जब दोनों फॉल्स रहेगा ना, P और Q दोनों भी, तो उसका आंसर फॉल्स आता है, तो बाकी सब जगह क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो एक ही जगह पे ऐसा है जहां पर दोनों फॉल्स और फॉल्स आ रहे हैं, P भी फॉल्स आ रहा है, Q भी फॉल्स आ रहा है, इसलिए उसका आंसर फॉल्स आ रहा है, और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। आई होप आपको ये टेबल भी समझ में आ गया होगा। तीसरे पर चलते हैं हम, तीसरे पर चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम बनाएंगे अभी इम्प्लीकेशन का। आप बोलोगे इम्प्लीकेशन क्या है, तो इम्प्लीकेशन बेटा इफ देन वाला होता है। ये देखो, इसको हम कहते हैं कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। इसको हम ले लेते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर और इसको समझते हैं हम। ये है इम्प्लीकेशन, देखो ये है इम्प्लीकेशन।
इसका भी टेबल होता है अपना। इम्प्लीकेशन क्या बोलता है इसको मैं समझाता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा मैं अभी। तो एक टेबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो दिस इज अ लाइन, आई होप दिस इज विजिबल, दिस इज ऑल्सो विजिबल। अब यहाँ पर देखो P Q, P इम्प्लाइज टू Q, 1 ये वाला 1, फिर 2, फिर 3 और 4 ऐसे आगे। तो इम्प्लीकेशन का सिंबल क्या है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, इम्प्लीकेशन का सिंबल क्या है, वन साइडेड एरो। क्या है, वन साइडेड एरो। इसको हम बोलते हैं इफ P इज सो देन Q विल बी सो। ऐसा कहता हूं मैं, इफ इट रेन्स टूडे देन आई विल नॉट गो टू प्ले द मैच। इफ माई कार डजंट स्टार्ट देन आई एम नॉट गोइंग फॉर द मूवी। इफ माई टीचर डजंट गिव होमवर्क देन आई विल प्ले क्रिकेट टूडे। ठीक है, तो इफ और देन का खेल है यहां पर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है, और तीसरा जो इसका आंसर है वो है P इम्प्लाइज टू Q। इसको कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं P, यहां पे लिखता हूं मैं P इम्प्लाइज टू Q। इसको ऐसे बोलते हैं हम, लिखते कैसे हैं, P इम्प्लाइज टू Q, वन साइडेड एरो होता है यहां पर। और हर बार की तरह P का वैल्यू 2 बार ट्रू होगा और 2 बार फॉल्स होगा। Q का वैल्यू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये कभी चेंज नहीं होता जब तक तीसरा स्टेटमेंट R नहीं आता। इम्प्लीकेशन का भी रूल है, इम्प्लीकेशन का भी एक अपना रूल है। जैसे एंड का रूल क्या था, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, और का रूल क्या था, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। वैसे इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, इम्प्लीकेशन यानी इफ देन। इम्प्लीकेशन कहता है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और Q वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स आने वाला है। यानी ट्रू, P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो मेरा आंसर आने वाला है फॉल्स। तो क्या कहता है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन कहता है कि अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो मुझे जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। तो ऐसा क्या है यहाँ पर, ऐसा क्या है यहाँ पर जहाँ पे P पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, ये देखो ये वाला है, P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आने वाला है। और कहीं पे ऐसा है, देखो ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और ऐसा कहीं नहीं है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। समझ में आया? तो ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये इम्प्लीकेशन का टेबल का फॉर्मूला है। ये मैंने आपको समझा दिया अभी। एंड का क्या है, दोनों एंड रहेंगे, P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो उसका आंसर ट्रू आने वाला है। और क्या बोलता है, और कहता है कि अगर पहला दोनों भी फॉल्स है, यानी P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो फॉल्स आने वाला है। इम्प्लीकेशन क्या कहता है, अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो मुझे आंसर फॉल्स आने वाला है, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो ये 3 फॉर्मूलाज आपके दिमाग में बैठ गए। और एक पेज लेते हैं आगे और इसको समझते हैं हम। चौथा हमारा जो लॉजिकल कनेक्टिव है, तो चौथा जो है, मैं एक मिनट इसमें लेता हूँ, उसको हम कहते हैं बाई कंडीशनल। ये देखो यहाँ पर है बाय कंडीशनल, जिसको हम डबल इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन, और यहाँ पर दोनों साइड एरो होता है। यहाँ पर क्या होता है, दोनों साइड एरो होता है, दोनों साइड एरो होता है। और इसको अगर मैं ग्रामेटिकल भाषा में बोलूँ तो इसको हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। यानी आई विल कम फॉर द मूवी इफ एंड ओनली इफ शरद इज कमिंग। आई विल प्ले क्रिकेट इफ एंड ओनली इफ इट डजंट रेन। I will win the match if and only if I am fit। ठीक है, तो if and only if वाला जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं। इसको हम लेकर चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे और इस टेबल की हम पढ़ाई करते हैं। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ये देखो, ये मैं इसका भी टेबल बना दूंगा। मैं अपने आप से बनाता हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं हमको, हम इसको हटा के मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ये टेबल बन रहा है, ये यहाँ पर टेबल बन रहा है, सॉरी, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। और स्टैंडिंग में P Q, P इम्प्लाइड टू Q।
चलो इसको फिल करते हैं। मैंने बताया आपको कि P है, ये Q है, ये P डबल इम्प्लीकेशन Q है, या बाई कंडीशनल भी इसको बोलते हैं हम। मैंने आपको ये बताया था कि P हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, Q हमेशा ट्रू फॉल्स होता है। जैसे इम्प्लीकेशन कहता है कि अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, एंड कहता है कि दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, और कहता है अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। वैसे ही डबल इम्प्लीकेशन कहता है कि अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है, अदरवाइज इट इज फॉल्स। नहीं समझे? अगर P और Q दोनों के वैल्यू सेम है, चाहे वो ट्रू ट्रू हो चाहे वो फॉल्स फॉल्स हो, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज ट्रू एंड ट्रू। देखो दोनों सेम वैल्यूज है, आंसर ट्रू आएगा, दोनों सेम वैल्यूज है, आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। समझ में आया? समझ में आया ये वाला टेबल? मैंने क्या बोला यहाँ पर कि डबल इम्प्लीकेशन, ये देखो डबल एरो वाला, डबल इम्प्लीकेशन कहता है कि P और Q अगर दोनों के वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू आने वाला है, चाहे वो ट्रू ट्रू हो चाहे वो फॉल्स फॉल्स हो, आंसर दोनों के ट्रू आने वाले हैं, और बाकी सब क्या आएंगे? फॉल्स। आई होप दैट आपको ये चारों के चारों जो टेबल्स हैं ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहला टेबल यहाँ पर, अच्छा ये और क्या लगता है, मैंने एंड का मिटा दिया। एंड कहता है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू है। यहाँ पर देखो और क्या बोलता है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। और इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो उसका आंसर आने वाला है फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, डबल इम्प्लीकेशन कहता है अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, और अगर दोनों फॉल्स है तो भी वो आंसर ट्रू आने वाला है। दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड दिस फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स। 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स को हमने पढ़ा, समझा, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चारों टेबल आपको समझ में आ गए तो 90% जो चैप्टर है उस पर आपका कब्जा हो चुका है। लाइक यू आर एबल टू सॉल्व 90% ऑफ द चैप्टर। तो ये 4 टेबल्स में अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। आप इसको पॉज करके देख सकते हो। अगर क्या होता है कि हम लोग एक फ्लो में जा रहे हैं, आप इसको पॉज करके अगर 1-2 बार देख लोगे ना तो आपको डेफिनेटली ये टेबल समझ में आ जाएगा। और अगर अब भी नहीं समझा है तो जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना तो 110% आपको ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, बी पेशेंस, बी कूल, बी हार्ड वर्किंग। अगर आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो ये एंड का था, ये इम्प्लीकेशन का था, मैंने आपको समझाया अभी टेबल। इम्प्लीकेशन कहता है कि अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज बाकी सारा ट्रू। उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन का था, ये डबल इम्प्लीकेशन का टेबल है जो कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो ट्रू आएगा। ये देखो बाकी सब अगर वैल्यूज अलग है तो फॉल्स आने वाला है। तो ये 4 टेबल है, 4 कनेक्टिव्स हमने पढ़ा। चारों कनेक्टिव्स के नाम भी मैंने आपको बताए। तो पहला जो कनेक्टिव है उसको हम बोलते हैं एंड, पहला कनेक्टिव है एंड, ये देखो एंड। दूसरा कनेक्टिव है और, इसको कंजक्शन, इसको डिसजंक्शन। और उसके बाद तीसरा जो कनेक्टिव है उसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन, या फिर हम कहते हैं इफ देन। और चौथा जो कनेक्टिव है उसको हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसको हम ऐसा लिखते हैं IFF लिखते हैं। अच्छा इसके और भी नाम है, एंड को हम कहते हैं कंजक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। और को हम कहते हैं डिसजंक्शन। इफ देन को हम कहते हैं कंडीशनल कहते हैं, या इम्प्लीकेशन भी कहते हैं कंडीशनल, और इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। और इफ एंड ओनली इफ को हम कहते हैं बाय कंडीशनल, या फिर इसको हम कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन भी कहते हैं इसको। तो ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गई है, ये चारों के अपने अपने रूल भी मैंने आपको बताया, चारों के अपने अपने रूल भी हैं। जैसे एंड कहता है कि ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, और कहता है फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। इफ देन कहता है कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो आंसर है फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन कहता है दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है,
दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। चारों के रूल ही मैंने बता दिए। अगर आपको चाहिए तो टेबल कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपके लिए। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, सो प्लीज़ कॉपी दिस टेबल। इसमें शॉर्टकट मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, अगर आप इसको कॉपी कर रख लोगे तो आपको हमेशा काम आने वाला है ये। सो 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना इनफ है। आप इसको 2-3 बार अच्छे से समझ लो। अगर आपको ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आ गया ना बेटा, तो डेफिनेटली मैं फिर कह रहा हूँ आप इस चैप्टर पे रूल कर रहे हो। तो मैंने जैसा बताया ये एस बैच है, इसके रेगुलर लेक्चर्स हम अपडेट करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। हम बहुत जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चैप्टर की चीर फाड़ करेंगे, पिछले साल के पेपर्स की चीर फाड़ करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे डिसेक्शंस होने वाले हैं, बहुत हेल्प होने वाला है आपको। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बी कनेक्टेड विद अस। ओके, बाय बाय। और इस लेक्चर को ध्यान से आप समझ लीजिए, इसमें जो नोट्स मैंने दिए हैं उसको भी आप लिख कर रख लीजिए। बाय बाय।